करने से पहले मैं आपसे बस ये बोलूंगा कि यार सब्सक्राइब कर दें। हम लोग कंटेंट बनाते हैं आपके लिए, तो आपको कंटेंट हमें जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अफान, मुझे ये बताओ कि आजकल बड़ी डिबेट चल रही है सरफराज अहमद की टीम में ऑप्शन आने की। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप मोहम्मद रिजवान से इनका कंपैरिजन करो, क्योंकि आपके ऑल फॉर्मेट विकेट कीपर इस वक्त मोहम्मद रिजवान है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने ये दो टेस्ट मैचेस देख लिए हैं, ठीक है? इससे पहले भी मोहम्मद रिजवान के अपने टेस्ट मैचेस देखे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के खिलाफ, सिवाय एक सेंचुरी के जिसमें पाकिस्तान वो भी नहीं जीत पाया, तो मोहम्मद रिजवान की एक परफॉर्मेंस नहीं। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर मोहम्मद रिजवान बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, ठीक है? जैक लीच के हाथों हो या किसी फास्ट बॉलर के हाथों हो, मोहम्मद रिजवान नहीं चल सके। अब मुझे बताओ कि सरफराज अहमद क्यों नहीं आ पा रहे इस टीम के अंदर? क्या वो दोस्तियां निभाई जा रही हैं इस वजह से नहीं आ रहे, या फिर उनकी उम्र ज्यादा हो गई है इस वजह से नहीं आ पा रहे, या मोहम्मद रिजवान का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बहुत ज्यादा सुपीरियर हो गया सरफराज से इसलिए नहीं आ पा रहे? मुझे ये बताओ। अच्छा, तो देखें भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है। रिजवान जो है वो T20 की परफॉर्मेंस पे लॉन्गर फॉर्मेट और ओडीआई और टेस्ट खेल लेते। ओडीआई में वो पहले भी एक्सपोर्ट हैं, टेस्ट में उनकी इनिशियल अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन हमने देखा है ओवर द पास्ट फ्यू मैचेस जो है वो रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिटोरिएट हुई है। 2022 के अंदर अगर मैं ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स निकाल दूं तो उन्होंने कोई 12 इनिंग में 270 रन करे हैं विद 22 की एवरेज से। तो बहुत ही हम्म। पैथेटिक रिकॉर्ड कहते हैं इसे। अच्छा, इसको जरा और हम इसका एनालिसिस करें तो इसको मैं दो एंगल से आपको एक बात बताऊंगा। एक तो ये है कि हाउ रिजवान इज गेटिंग एक्सपोज्ड इस सीरीज के अंदर। रिजवान अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट इनिंग्स इन पिंडी जिसके अंदर वो इन स्विंग पर उन्होंने कैच दे दिया, रिजवान तीनों दफा अवे मूवमेंट की बॉल पे आउट हुए हैं। चाहे वो हम्म। एंडरसन की अवे मूवमेंट की रिवर्स स्विंग हो जिसपे एज हो, फिर एंडरसन की अवे मूवमेंट के ऊपर बोल्ड हो, या जैक लीच की अवे मूवमेंट के ऊपर बोल्ड हो। तो उनका बैट मैं जैसे पहले समझा दूंगा, उनका बैट क्रॉस एंगल में आता है जो लेग की तरफ, उनका हमेशा मिड ऑन की तरफ उनका बैट मैदान एंगल की होता तरफ है। होता है, हाँ। तो वो जब भी ब्लॉक करने आते हैं बॉल को, वो स्ट्रेट बैट, जैसे साउथ शकील को आपने देखा ना कैसे स्ट्रेट बैट आता है उनका, उनका स्ट्रेट नहीं आता, उनका यूं आता है। तो जब आपका बैट एंगल बनाएगा मिड ऑन की तरफ, तो जैसी अवे मूवमेंट होगी या तो आप निक करेंगे या तो आप मिस करेंगे। तो वही हो रहा है उनके साथ, और ये चीज इंग्लैंड ने रिकॉग्नाइज कर ली और उनको आउट कर रहे हैं। दूसरी बात रिजवान की मैं एक एंगल से ये करना चाहूंगा कि फवाद आलम को हमने 11 इनिंग्स के ऊपर देखें। बाबा फवाद आलम को हम इसलिए लाते हैं क्योंकि अभी वो एक प्राइम एग्जांपल बने हुए हैं कि हाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना। तो 11 इनिंग्स के ऊपर हमने फवाद आलम को बाहर कर दिया। तो 2021 के आपके मोस्ट प्रोलिफिक रन गेटर थे। लेकिन रिजवान जो है उन्हीं 11 इनिंग्स के ऊपर, क्या रिजवान बाहर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या रिजवान की रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है? बिल्कुल रिप्लेसमेंट मौजूद है। अब ज्यादा इनफॉर्म रिप्लेसमेंट मौजूद है इन पिचेस पे जिसने रिसेंटली ज्यादा रन बनाए हुए कादर आजम ट्रॉफी में, वो वैसी रिप्लेसमेंट मौजूद है। जिनका इनसे बेहतर टेस्ट करियर रिकॉर्ड है वो में मौजूद है। अब मैं ये भी समझा दूं उनका सरफराज का बेटर टेस्ट करियर है कैसे। चलिए मैं ये चीज भी फैक्टर आउट कर देता हूँ। रिजवान ने होम पे रन करे हैं, सरफराज ने यूएई में। यूएई पिचेस आर मच डिफिकल्ट पिचेस देन पाकिस्तान विकेट, ये बात आपको भी पता है और सबको पता है। तो जाहिर है। सरफराज ने बाहर रन करे हैं, लेकिन मैं वो फैक्टर आउट भी कर देता हूँ। सरफराज की पीक में सरफराज ने अराउंड 70 के एवरेज से जो है वो स्कोर करे थे। 2014 और 2015 में भी 50 प्लस एवरेज थे। रिजवान ने अपनी पीक के ऊपर भी अराउंड 45 के एवरेज से स्कोर करा है। सबसे पहला डिफरेंस 2021 उनकी पीक थी। उसके बाद दूसरा डिफरेंस करियर एवरेजेस भी अगर मैं उठा लूं, रिजवान की एवरेज इज अराउंड 39, सरफराज की एवरेज इज अराउंड 37। अराउंड 2 का डिफरेंस है अगर एवरेज के अंदर। स्ट्राइक रेट के अंदर डिफरेंस है 20 का। रिजवान प्लेज विद स्ट्राइक रेट ऑफ 50, सरफराज प्लेज विद स्ट्राइक रेट ऑफ 70.9 का स्ट्राइक। जी अब जी। आप मुझे बताएं कि कोई शख्स जो 20 स्ट्राइक रेट से ज्यादा खेलता है, तो अगर वो शख्स 40 रन कर रहा है, मैं एक सिंपल केस ले लेता हूँ, उसको 50 बॉलें मिलनी है। अब नीचे वालों को तो कम बॉलें मिलनी है, वो 50 बॉलें मिलनी है, वो 40 रन कर रहा है, और एक को 50 बॉलें मिलनी है, वो 25 रन कर रहा है। कौन ज्यादा, किसको आप प्रेफर करेंगे? सिर्फ 2 की एवरेज के डिफरेंस है, वो भी 2 के एवरेज का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि रिजवान जो है वो एक इनिंग्स में नॉट आउट गए हैं वो सेंचुरी में। एक सरफराज की भी नॉट आउट की सेंचुरी लग जाएगी तो वो डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे समझा दें कि किस बेसिस के ऊपर रिजवान कांट बी ड्रॉप्ड एंड सरफराज कांट बी सेलेक्टेड इन टेस्ट टीम। और ऊपर से रिजवान हर मैच खेले जा रहे हैं, हर मैच खेले जा रहे हैं। वो T20 खेल रहे हैं, ओडीआई खेल रहे हैं, वो टेस्ट तो खेल रहे हैं, इसका वो मतलब तो ये हुआ ना, 7 साल से जाहिर हो रहा है उनको अपनी जगह की बहुत
तैयारी है, उनको पता है कि अगर सरफराज ने आके परफॉर्म, क्योंकि जिस तरह से वो रेड हॉट फॉर्म में इस वक्त मौजूद है, अगर उन्होंने आगे रन कर दी तो इनकी जगह तो चली जाएगी, या चली नहीं जाएगी, हो सकता है इनकी, उनको लग रहा है कि इनकी इंक्लूजन इन द टीम ही बहुत ज्यादा खतरा है इनके लिए। क्योंकि देखो अभी अगर सरफराज से रन कर दिए तो अब क्या होगा कि सरफराज और रिजवान एक टीम में हो सकता है खेलना शुरू करते प्लेइंग 11 में। आहिस्ता आहिस्ता जब रिजवान की परफॉर्मेंस और बैडली एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी, सरफराज ने रन कर दिया, तो हो सकता है सरफराज वापस इनको ले आए। और ये बात ना रिजवान चाहता है और ना ये बाबर चाहते हैं, क्योंकि आप देखें इस पे हाथ बाबर का भी साथ है रिजवान को वापस मेंटेन रखने के लिए टीम में। आज जो आपने खुद देखा, आपने आपने मुझे बताएं रिजवान को ओपनिंग क्यों करवाई, चौथे इनिंग्स में क्यों ओपन करवाई, मुझे इस बात का जवाब देते। वो क्योंकि तो आपने देखा वो नेचुरली एक ओपनिंग पोजीशन में खेलना है, हो सकता है उसी रोल में कंफर्टेबल हो, लेकिन वो आप उनके नसीब देखें उसमें भी जाके वो 30 रन से ज्यादा नहीं बना पाए, क्योंकि अल्लाह ने उनको दिखाना है कि यार जब तुम किसी और के साथ नाइंसाफी करोगे तुम्हारे साथ भी होगी। तो अल्लाह रिजवान जलील एक्सपोज हो चुकी। उन्हीं का जुमला है, अल्लाह जलील करे जो टीम के लिए ना जी खेले। बिल्कुल आपकी बात सही है, टू द पॉइंट है कि रिजवान इज इनसिक्योर अबाउट हिज पोजीशन इन टीम। जिस दिन सरफराज ने उन्हें रिप्लेस करा, सरफराज ने रन कर दिए, रिजवान लाइक बी वाइप्ड आउट ऑफ टेस्ट टीम। और अगर रिजवान एक फॉर्मेट से निकले तो रिजवान सारे फॉर्मेट से भी निकल सकते हैं अल्टीमेटली, जब उनकी परफॉर्मेंसेज एक्सपोज होने लगेंगी। दूसरा मसला ये है कि रिजवान को ये भी मसला है कि बाबर जो है, अभी आपको पता है बाबर के ऊपर तलवार लटक रही है एज अ कैप्टन इन टेस्ट मैचेस, तो स्पेशली टेस्ट मैचेस में बाबर की कैप्टनसी बहुत ही डाउन जा रही है। तो अगर अभी और आपको कोई टेस्ट का ऑल्टरनेटिव कैप्टन नजर नहीं आ रहा, अगर सरफराज भाई, विन कर सकते तो ये 1985 बात के बाद से आप वो दोबारा आपने वो रिकॉर्ड सर बुलंद कर दिया जिसमें आप होम सीरीज लगातार हार गए दो। लगातार हार गए। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, अगर सर बाबर कप्तानी से हटते हैं तो हो सकता है सरफराज के नेक्स्ट चॉइस बन जाए एज अ कैप्टन भी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन देखिए, मैं बस एंड में सिर्फ अपने व्यूअर्स और सबसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कोई किसी के खिलाफ कितना भी साजिश कर ले, सब कर ले, लेकिन अगर ऊपर वाले को किसी को इज्जत देनी होती है या खिलाना होता है ना, तो सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। अगर सरफराज, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें कराची टेस्ट में भले साथ खिलाड़ी रिजवान के चांस दिया जाए। मैं अभी आपको एक प्रिडिक्शन कर दूं, अभी न्यूजीलैंड के 2 टेस्ट बचे हैं और एक इंग्लैंड का टेस्ट बचा है। अगर सरफराज इनमें से कोई भी टेस्ट खेलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिजवान के साथ खेलेंगे। रिजवान को रिप्लेस करके अगर इंजरी नहीं नहीं होती होगा। तो नहीं खेलेंगे, कभी भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन मैं बस ये है कि सरफराज आए और एक अपना अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दे उन्हें, और वो रन्स करें और सबको प्रूव करें कि ये जो टीम में दोस्ती आ रही है और जगह घेरी जा रही है लोगों की, नाइंसाफी हो रही है, इसी वजह से आप क्लोज मैचेस हार रहे हैं, आप जीत तक पहुंचते हैं और आप नहीं जीत पा रहे हैं। इस पे जरा रिफ्लेक्शन आप करें एक कि बैट्समैन शॉर्ट जा रहे हैं ना, हर सारे हर उसमें मसला सारा ही है। सारे आप जब नाइंसाफियां करेंगे तो सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। और आप एक जो और है चीज इसमें ये फाइनली ऐड कर दूं इसके अंदर, रिजवान जिस तरह से ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं ना, इसकी वजह से आपका नया कीपर भी ट्रेन नहीं हो रहा, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो इतना इनसिक्योर है कि वो, आपने रोहिल नजीर को देखा डोमेस्टिक के अंदर कितनी परफॉर्मेंस देता है वो बंदा जाया होता जा रहा है अंडर 19 के बाद से, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सरफराज तो छोड़ो, कोई नया कीपर भी डेवलप नहीं कर रहा है। हसीबुल्ला का नाम सुना हमने, सही है, उसके बाद अपना ये मोहम्मद हारिस है, हो सकता है मोहम्मद हारिस को भी लोग डेवलप ना करें। मोहम्मद आरिस इज नॉट अ कीपर। मैं आपको ये बात बता दूं, मोहम्मद आरिस इज स्टैंड इन कीपर। स्टैंड इन कीपर है ना, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप चांस देते हो तो कोई नहीं स्टैंड दे इन रहे, कीपर भी आके नहीं दे चलेगा ना। रहे, नहीं दे रहे। हसीबुल्ला वैसे डोर खटखटा रहे हैं, ही माइट बी रिजवान रिप्लेसमेंट सून, लेकिन फॉर वक्त रिजवान ने तो जगह पकड़ के बैठे हुए हैं। बस उनको मौका चाहिए, कोई हाईवे मिल जाए जिसमें वो रन वन कर दें, सेंचुरी वेंचुरी लगा दें, ताकि उनकी जगह पक्की हो जाए। लेकिन टीम के लिए अभी वो नहीं खेल रहे हैं एट दी एंड, और सरफराज शुड रिप्लेस रिजवान, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।